हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 आरोह बुक से गद्य खंड स्फीति में बारिश। स्फीति में बारिश के लेखक का नाम है कृष्णनाथ। तो ये जो स्फीति में बारिश पाठ है उसको लेखक ने किस तरह उजागर किया है, उन सारी चीज़ों की मैं सार बोलिए या इस पाठ की व्याख्या बोलिए आप लोगों को बहुत विस्तार से मैं बताऊंगी और आप लोग अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप यदि न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के सार में, और जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग बीच में स्किप मत करना। तो ये कहानी इस प्रकार है। जो हमारे कृष्णनाथ लेखक है वह एक बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जो कृष्णनाथ लेखक है वह व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वह वैचारिक धरातल पर मानिए तो दूसरी अर्थ में, सांसारिक दूसरी अर्थ में अर्थशास्त्र के विद्वान तथा दर्शन के मर्मज्ञ कृष्णनाथ हिंदी एवं अंग्रेजी साहित्य में समान अधिकार रखते थे, क्योंकि वैचारिक धरातल की स्मृति ने उन्हें साहित्य सृजन की ओर धकेला, तो सांसारिक अर्थ की स्मृति ने विभिन्न स्थलों के भ्रमण की ओर धकेला। यहाँ यायावरी दिया है। यायावरी का अर्थ होता है स्मृति, जिसमें उन्होंने यादें उनकी धकेला। विभिन्न स्थलों की भ्रमण की, स्थल मतलब जगह होता है। कभी लेखक ने विभिन्न जगहों को जा जाकर भ्रमण किया, उनके बारे में जाना। जब उन्होंने अपनी पहली यात्रा में शब्दों को बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। तो ये क्या हुआ? अनूठी विलक्षणता से भर गई। लेखक ने, कृष्णनाथ ने यात्रा वृत्तांत स्थान, विशेष स्थान से जुड़े होने की भाषा, इतिहास, पुराण आदि संसार को समेटे हुए है। पाठक उनके साथ स्वयं यात्रा करने लगते हैं। जो ये पाठ स्फीति में बारिश एक ऐसा अद्भुत यात्रा वृत्तांत है जिसमें वे स्थल का शुष्क अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उस स्थान से विशेष जुड़ी स्मृतियां को उघाड़ते हैं। वे ये स्मृतियां हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, जो हमारे इतिहास में उसमें जगहों पर बंध कर रह गई है। इसको किसी ने उकेरा नहीं है, किसी ने उजागर नहीं किया है। जो उकेरने और उजागर करने का काम कृष्णनाथ को मिला है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रखता है। कौन गहरा रिश्ता रखता है? कृष्णनाथ लेखक ने। तो ये जो स्फीति में बारिश कहानी है, ये कृष्णनाथ द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें स्फीति घाटी की परिस्थितियां का वर्णन है। जो स्फीति जगह है वहाँ पर जो घाटी है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। पाठ का सार जो है, जो पाठ का सार है कहानी का, जो मर्मस्पर्शी है, जो दिल स्पर्शी है, जो सार है, इस प्रकार है। और आप लोग से एक निवेदन है, आप लोग जब ये कहानी सुनते हैं या सार सुनते हैं या व्याख्या सुनते हैं तो आप लोग प्लीज़ एक मन एकाग्रचित होकर सुनिए। आप लोग कहीं और ध्यान मत दीजिए, और ध्यान दीजिएगा तो फिर ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि ये मेरी कहानी समझाए हुए यदि आप लोग एक बार सुन लेते हैं तो फिर इस पाठ से कहीं से कोई क्वेश्चन आंसर
या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हो या वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर हो, आप कहीं से बेहिचक लिख सकते हैं। तो इसलिए आप जब कहानी सुन रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह ध्यान न देकर सिर्फ वीडियो पर ध्यान दें। आप लोग के लिए बहुत ये वीडियो उपयोगी होगी। तो लेखक प्राचीन काल में भारतीय स्मृति जो जगह थी उसमें साम्राज्य के अनाम अंगों का वर्णन किया है। जब ये साम्राज्य टूटा तो वह स्वतंत्र रही है। मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। मतलब जो लेखक है जगह जगह जब उनकी जैसी इच्छा हुई है उन जगहों पर उन्होंने घूमना शुरू किया है और उनके जगहों के बारे में जाना है, पहचाना है कि आखिर ये जगह यदि है तो किस लिए फेमस है, ये फेमस होने का क्या राज है। इनकी स्वायत्ता भूगोल ने सिरजी है। जो इनकी स्वायत्ता है वो भूगोल ने उजागर किया है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है। 1971 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या बहुत कम है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जैसे को तैसा मिला। ये जो लाहौल था स्पीति में, ये जैसा था वैसे ही ब्रिटिश राज को मिला। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिया गया, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारों के मुकदमे को फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले यह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1916 में लाहौल स्पीति पंजाब के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसके उत्तरी छोर का जिला हो गया। उत्तरी छोर का जिला हो गया, जिसमें यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। जो लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र है इस देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। स्पीति चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। कहा जाता है कि यहाँ कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों की व्यथा का आर्तनाद किया गया है। इस व्यथा की कथा उन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं की जा सकती है। जैसे लाहौल की तरह स्पीति में दो ही वस्तुएं होती है। कहीं मैंने षड वस्तुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण होता है। जहाँ जून से दिसंबर तक की एक अल्पकालिक वस्तु बसंत होती है, शेष वर्षा ऋतु वस्तु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और शीत में जनवरी में औसत यहाँ का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत में कुछ अंदाजा नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में फिर क्या होता है, इसकी कल्पना तो यहाँ रहकर भी की जा सकती है कि जब बसंत ऋतु में ऐसा होता है तो फिर शीत में क्या हालत होती होगी। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम वर्षा होती है। यह कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने ऊपर से अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली स्त्रियों की जो खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी कही जाती है, तथा सभी जीवों का प्राण बनी वर्षा वस्तु आपके मन की साध पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है। कहा जाता है
यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीति में कभी कभी बारिश भी होती है। आप लोग को एक चीज़ समझ में आएगी नहीं कि स्पीति क्या है। स्पीति एक जगह है जिसमें लेखक घूमने जाता है। उन जगहों पर बाकी लोग खूब कम जाते हैं, लेकिन जो हमारे कृष्णनाथ है इस जगह पर घूमने गए हैं। और इस स्पीति की जगह में, जो स्पीति जगह है, उसमें एक और जगह है लाहुल, जिसकी व्याख्या इसमें कवि ने, लेखक ने किया है। तो यहाँ पर दो फसलें होती है, एक होता है जौ और गेहूं। ये कब होते हैं? ये रबी फसलों में होते हैं। दूसरा फसल होता है मटर और सरसों। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले से होता है। जब आप लोग को तो पता है ना कि खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पानी कहाँ से आती है? जो पहाड़ों के से झरने से निकलते हैं, नालों से होकर आकर खेतों तक पहुँचती है, जो सिंचाई का काम करती है। स्पीति नदी का तट चौड़ा होने के कारण किसी काम नहीं आता। स्पीति में कोई फल नहीं मिलता है, न होता है। स्पीति नंगी और वीरान है। नंगी और वीरान तो समझ रहे हो ना। वीरान मतलब चारों तरफ सुनसाना, लगता है कि कोई हरियाली नाम की चीज ही नहीं है, इस तरह दिखता है। वर्षा यहाँ एक घटना और सुखद संयोग है। यहाँ जब वर्षा होती है तो लोग मतलब बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, बहुत बड़ी कुदरत की करिश्मा समझते हैं कि आज स्पीति में बारिश हो रही है। लेखक के यहाँ रहते रात को बारिश हो गई। सुबह उठते ही उसने सुना कि उनकी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुआ है। जब कृष्णनाथ ने जब स्पीति के यात्रा पर निकले थे तो बहुत दिनों से वहाँ बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जिस दिन लेखक वहाँ किसी के घर में ठहरे, जोरों की बारिश हुई, खूब बारिश हुई। सुबह उठते ही लोगों पर खुशी थी, मुस्कान थी, और सबने यही कह रहा था कि लेखक की यात्रा शुभ है, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों के बाद आज बारिश हुई है। तो ये जो संक्षिप्त में सार था स्पीति में बारिश का, मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं इसी पार्ट से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूँगी। तब तक अलविदा।